जो भी आज बताएंगे परीक्षा के व्यू से बताएंगे। और उस पर पहले ऑडिट पर आज कुछ चर्चा करेंगे हम पूरी तरह से। और एग्जामिनेशन के व्यू से आज बताएंगे। पहला बार हम ये कहना चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन में घबराना नहीं है, इत्मीनान से ऑब्जेक्टिव है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा। तो हम फिर ऑडिट की चर्चा करते हैं। ऑडिट में हम लोग देखे थे, एग्जामिनेशन के व्यू से हम बता रहे हैं कि ऑडिट जब चेकिंग के लिए जाता है, लेखा परीक्षा के लिए जाता है कोई स्टेशन या कोई लेखा कार्यालय या कोई एग्जीक्यूटिव कार्यालय पहुंचता है, कार्यकारी कार्यालय, तो उसमें देखते हैं स्टेशन पर भी जाता है, लेखा कार्यालय में और जितने भी डिपार्टमेंट में उसमें लेखा परीक्षा करने के लिए वहां पहुंचता है। तो उसमें 3 तरह से सूचित करता है। एक स्पेशल लेटर, फिर मैं चर्चा कर रहा हूँ उसी पर, एक के रूप में तैयार करता है। लेखा विभाग और कार्यकारी स्टेशन से संबंधित जो कागजात होते हैं उसकी चेकिंग के दौरान जो त्रुटियां पाई जाती है तो स्पेशल लेटर के अंतर्गत उसको हम सूचित किया जाता है ऑडिट की तरफ से। उसी तरह ऑडिट नोट जो है छोटी मोटी त्रुटि या अनियमितता जो लेखा विभाग से संबंधित होता है, जब लेखा कार्यालय में ऑडिटर के द्वारा चेक किया जाता है तो उसके लिए ऑडिट नोट तैयार करता है। तीसरा बताए हैं कि AIR जिसको कहते हैं ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, वो कार्यकारी कार्यालय से कार्यकारी कार्यालय में जब लेखा परीक्षा की जाती है तो उस दौरान जो त्रुटि और अनियमितता पाई जाती है उसको एक इकट्ठा कर AIR रिपोर्ट तैयार करता है। AIR के बारे में इसके पहले भी बताए थे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में उसको जारी करता है। यदि पार्ट 1 जो गंभीर मामला हो, गंभीर केसेस हो, उस स्थिति में पार्ट 1 में पारा वाइज बनाते हैं, और उसी तरह पार्ट 2 में जो साधारण प्रकार की जो त्रुटियां अनियमितताएं पाई जाती हैं तो पार्ट 2 में इसका जिक्र करते हैं। अब ये दोनों का निष्पादन भी पार्ट 1 तो ऑडिट विभाग के द्वारा, जिसका जोनल स्तर के आधार पर PDA होता है, उसके आधार पर क्लोज किया जाता है। रिमार्क्स जब प्राप्त होता है, पत्राचार किया जाता है, तो पार्ट 1 उस तरह से क्लोज, रिमार्क्स आने के बाद संतुष्ट हो जाने के बाद संतुष्ट हो जाता है तो उस पारा को, पार्ट 1 के पारा को क्लोज कर दिया जाता है। पार्ट 2 में साधारण प्रकार का रहता है, जो लेखा अधिकारी के द्वारा भी इसे संतुष्टि होने के बाद इसको क्लोज किया जाता है। अब इसी 3 को सूचित जो करने का प्रक्रिया ऑडिट विभाग के द्वारा होता है, तो एक स्पेशल लेटर के द्वारा, एक ऑडिट नोट के द्वारा और एक ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट के द्वारा, यही 3 प्रकार से वो करता है। उसके बाद ये इसी के आधार पर तैयार करता है स्पेशल लेटर, ऑडिट नोट। अब आते हैं ड्राफ्ट पारा के अंदर। ये इसका मुख्य चैप्टर ऑडिट पारा होता है। इसी को अच्छी तरह से आपको समझना है और ये क्वेश्चन आपको पीछा छोड़ेगा नहीं, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। ड्राफ्ट पारा के बारे में, कैसे ड्राफ्ट पारा तैयार हो जाता है, इसको जानना है। ड्राफ्ट पारा जब हम क्या करते हैं लेखा परीक्षा के दौरान, ध्यान दीजिएगा, जब ऑडिटर कोई कार्यालय में, कार्यकारी कार्यालय में जाता है, चेक करता है, लेखा परीक्षा के दौरान जब गंभीर त्रुटियां या अनियमितताएं पाई जाती है और जिसका PSF के द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, जिसको कहते हैं प्राथमिक तथ्यात्मक विवरण, इसके द्वारा जब नहीं हल हो पाता है
तो उस स्थिति में ऑडिटर के मुख्य ऑडिटर के द्वारा इसे ऑडिट पारा में लाने के लिए जो एक पैरा तैयार करता है उसी को ड्राफ्ट पारा कहते हैं। ड्राफ्ट पारा उत्पन्न होता है स्पेशल लेटर के द्वारा। स्पेशल लेटर का जवाब ऑडिट को 4 सप्ताह के अंदर देना होता है। पीएसएफ का जवाब 6 सप्ताह में दिया जाता है और ड्राफ्ट पारा का जवाब इसका भी 6 सप्ताह में दिया जाता है। यदि एक जोन से संबंधित अगर ड्राफ्ट पारा हो तो 6 सप्ताह में इसका रिमार्क्स ऑडिट ऑफिस को भेज दिया जाता है। यदि 2 जोनल से संबंधित या 2 से अधिक हो तो उसमें 8 सप्ताह के अंतर्गत इसके रिप्लाई को पीडीए के पास भेजा जाता है। तो हम ड्राफ्ट पारा के बारे में पहले, ये उत्पन्न होता है स्पेशल लेटर के थ्रू भी और एआईआर पार्ट 1 के द्वारा भी, या डायरेक्ट भी कोई गंभीर मामला रहता है तो डायरेक्ट भी ड्राफ्ट पारा का होता है। ड्राफ्ट पारा तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट पारा को के लिए तैयार, जब विवरणी इसकी तैयार हो जाती है, पारा तैयार हो जाता है, तो एक कॉपी जीएम के पते पर भेज दी जाती है। दूसरी कॉपी, ये कोई सिस्टमेटिक नहीं है कि पहली कॉपी दूसरी कॉपी, ये कोई नहीं निश्चित है, लेकिन एक कॉपी जो है जीएम के पते पर भेज दी जाती है। पीएफए के एक कॉपी दिया जाता है। तीसरा जो है एक्जीक्यूटिव कार्यालय को जिससे संबंधित ये ड्राफ्ट पारा उत्पन्न हुआ उसको दिया जाता है। एक रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर अकाउंट्स को दिया जाता है और एक डिप्टी सीए जी के पास में भेजा जाता है। अब इसी के आधार पर जब भेजने के बाद इसके साथ, जब ये पहले भी बता चुके हैं कि इन केस अगर ये ड्राफ्ट पारा एक जोन से संबंधित हो तो उसमें क्या आपको 6 सप्ताह के अंदर जीएम के अप्रूवल से इसका रिमार्क्स हम पीडीए को भेजेंगे, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट को भेजेंगे। यदि एक से अधिक जोन से संबंध रखता हो और ड्राफ्ट पारा, तो उस स्थिति में हम इसको रेलवे बोर्ड डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स के पास भेजते हैं और वहां क्या करता है, जिससे संबंधित ड्राफ्ट पारा हो वो टोटल जोन या जितने इन्वॉल्व है उसको रिमार्क्स को रेलवे बोर्ड भेजता है। वहां समेकित किया जाता है रिमार्क्स को, और रिमार्क्स को समेकित कर फिर इसका उसके अप्रूवल से, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स के अप्रूवल से, रेलवे बोर्ड से उसको पीडीए को इस रिप्लाई को दे दिया जाता है। उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण विवरणियां भी भेजी जाती है साथ साथ इसके साथ, जैसे उसकी केस की हिस्ट्री क्या थी। उसके बाद उसका सारांश भेजा जाता है कि काल कर्मानुसार कैसे कैसे घटना घटी, उसको भेजा जाता है सारांश उसका। फिर तीसरा जो पॉइंट उठाया ऑडिट वाला, सेंटेंस वाइज उसका रिमार्क्स भी दिया जाता है। उसके बाद भविष्य में ऐसी गलती न हो इसके लिए क्या कदम उठाया, ये भी उसमें निहित रहता किया जाता है, उसमें दिया जाता है। फिर प्रशासनिक पहलू इसमें क्या किया जाता है, प्रशासनिक पहलू के बारे में इसका क्या कार्रवाई की गई है, अगर इस तरह की त्रुटि या अनियमितता पाई गई है इसके लिए प्रशासन क्या कर रही है, इसको भी जानना उसमें उल्लेख किया जाता है। अब रिप्लाई जब पीडीए के पास पहुंचता है तो रिप्लाई हो जाने के बाद पर्सनली क्या किया जाता है, अब जब प्राथमिक तथ्यात्मक विवरणी के द्वारा सोल्व नहीं हो पाता है, उस स्थिति में फिर मीटिंग बुलाई जाती है। उस रिप्लाई की क्या रिमार्क्स दिया है, रिप्लाई तो वही रहेगा जो पहले दिया हुआ था,
तो दिमाग में तो ही बैठा हुआ रहता है, उसी टाइप का बनाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सोल्व नहीं होने के चलते इसको बाइपर्टाइट और ट्राइपर्टाइट मीटिंग बुलाई जाती है, द्विपक्षीय मीटिंग और त्रिपक्षीय मीटिंग। द्विपक्षीय मीटिंग हुआ कि ऑडिट विभाग रहेगा और अकाउंट्स विभाग का अधिकारी रहेंगे। इससे अगर सोल्व नहीं होता तो ट्राइपर्टाइट मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें संबंधित कार्यकारी कार्यालय के अधिकारी होते हैं, रैंक के अधिकारी होते हैं, पीडीए होता है, एक तरह से ऑडिट विभाग के अधिकारी होते हैं और लेखाकार के अधिकारी होते हैं। इन लोगों के बीच डिस्कस होती है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है, चर्चाएं होती हैं उस बात के लिए कि किस कारण ये उत्पन्न हुआ और इसको सोल्व कैसे किया जाए और भविष्य में ऐसी गलती न हो, हिदायत दे करके अगर ड्रॉप करने की उस स्थिति में कि ड्राफ्ट पारा ठीक है, इतनी हिदायत करके ड्रॉप किया जाए तो पीडीए और जिसको डिप्टी सीएजी के अप्रूवल से इस पारे को ड्रॉप कर दिया जाता है। यदि इससे संतुष्ट ऑडिट वाले नहीं हुए, ऑडिट के अधिकारी नहीं हुए, तो उस स्थिति में डिप्टी सीएजी के अप्रूवल से एक पारा तैयार किया जाता है, उसको प्रोविजनल पारा कहते हैं। ड्राफ्ट पारा के आधार पर जब प्रोविजनल पारा तैयार होता है तो इसको प्रोविजनल पारा हो गया, तो प्रोविजनल पारा इसको रिपोर्ट में लाने के लिए, अब सीएजी के रिपोर्ट में लाने के लिए इस प्रोविजनल पारा को सीएजी की रिपोर्ट में लाने के लिए तैयार किया जाता है। और फिर इसके बाद इस पर प्रक्रिया, जब इसको संसद के सत्र जब चलता है या वार्षिक रिपोर्ट में लाने के लिए सीएजी रिपोर्ट तैयार करता है और इसके अप्रूवल से आपको संसद में पीएससी को ये रिपोर्ट करता है, इस पर बहस होती है, यानी संसद में इस पर बहस होती है ऑडिट रिपोर्ट पर, सीएजी रिपोर्ट पर या ऑडिट रिपोर्ट भी कहिए। तो वहां क्या करता है कि इस पर विचार विमर्श किया जाता है संसद में, संसद की ओर पीएससी ही इसका देखभाल करते हैं और इस पर विचार विमर्श किया जाता है कि ऐसी अनियमितताएं और त्रुटियां क्यों पाई गई और इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको कैसे इस त्रुटि से निपटा जाए, इस पर विचार विमर्श की जाती है। और इसकी एक कॉपी संसद या दोनों सदनों में दिया जाता है, राज्यसभा में भी लोकसभा में पेश होती है और एक फॉरवर्ड कर दिया जाता है अग्रसारित रेलवे मंत्रालय को भी भेज दी जाती है। रेल मंत्रालय इस पर कार्रवाई करते हुए और पीएससी इस पर क्या करता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको कहता है कि आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए एक्शन टेकन नोट के तौर पर। जब रिपोर्ट तैयार करने के लिए 6 महीना के अंदर ही उस रिपोर्ट को तैयार कर इसका कंप्लायंस मांगने के लिए, रिप्लाई मांगने के लिए, रिमार्क्स मांगने के लिए 6 महीना टाइम देता है, उसके अंदर फिर डिब्यूट करता है, वो एक्शन टेकन नोट के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार ड्राफ्ट पारा का पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है। इसमें क्या होता है, अब एग्जाम के व्यू से आप लोगों का क्वेश्चन जो आ रहा है आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप का आने वाला है, तो कुछ क्वेश्चन हम सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, आप लोग भी इसमें साथ दीजिएगा कि अगर अच्छा एक चीज और इसमें हम एक चीज सीएजी का वर्णन इसके पिछले वाला क्लास में भी किए थे कि सीएजी का कार्य क्या है, दायित्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। सीएजी का कार्य के बारे में है कि समेकित निधि से जितने प्रकार से संसद द्वारा स्वीकृत होने के बाद ही जितने तरह का खर्च के लिए डिमांड वाइज जो पैसे निकाले जाते हैं पे होने के लिए, जो लेखा इसके आधार पर लेखा किया जाता है लेन देन का, तो उसकी जांच सीएजी के द्वारा किया जाता है, अर्थात मतलब उसके नीचे सीएजी के नीचे हो गया डिप्टी सीएजी, उसके नीचे पीडीए हुआ, उसके नीचे ऑडिटर हुआ, तो इसी के द्वारा होता है।
तो पहला समेकित निधि से जो खर्च किया गया उसके लेन देन के लेखा की जांच और लेखा परीक्षा करता है। दूसरा हुआ कि आकस्मिक निधि से निकलता है पैसा विनियोग के लिए जो राष्ट्रपति मंजूर करते हैं, और उसके बाद जो खर्च हो जाती है तो उसके लेन देन की प्रक्रिया का भी देख रेख इसकी भी लेखा परीक्षा होती है। तीसरा होता है कि इसमें आपका आय, समेकित निधि में आय कहाँ से आया, कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसका लेखा किस प्रकार किया गया है, और इसमें त्रुटि तो नहीं आ पाई है। जैसे आपको समेकित निधि में आपको ऋण से आता है, राजस्व से प्राप्ति होती है, और चालान से प्राप्त होती है, अनर्थ उपाय से प्राप्त होती है। जितने प्रकार से आप आमदनी आई और इसमें आमदनी आई इसमें निहित रहता है, उसकी जांच लेखा सीएजी के द्वारा किया जाता है। साथ साथ इसमें नहीं आ रहा है सर, क्या, हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। हम आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट देख रहे हैं, और नजदीक आना पड़ेगा। सभी को आवाज नहीं जा रही है? नहीं, आवाज आ रही है सर। आवाज तो आ रही है सर। आवाज जा रही है? आ रही है। इंदु कुमारी जी, आपका नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपकी आवाज भी थोड़ी आरोपी आपकी आवाज भी थोड़ी कट के आ रही थी। हाँ सर। आप फिर से कनेक्ट हो जाइए, हो सकता। आप समस्तीपुर में थे ना सर? हाँ समस्तीपुर में थे। कौन बोल रहे हैं भाई? सर हम आरओपीडी सेक्शन में है। कल इंदु जी आपके बारे में कह रही थी। अच्छा चलिए, मुरारी है। धन्यवाद। बोले कि आप पीए ट्रैफिक अकाउंट में थे पहले, फिर समस्तीपुर चले गए थे। अच्छा तब तो पहचानते ही होंगे हमको। हाँ तो फिर अच्छा, आए हैं। आप कोई कठिनाई हो तो आसानी से पूछ सकते हैं, जो मेरा सामर्थ्य होगा, जो समझदारी होगी हम बताएंगे। ऐसे कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है जो बता रहे हैं उसमें? नहीं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा तो धन्यवाद। तो पहली जांच के लिए हम बताए लेखा परीक्षा सीएजी का कि समेकित निधि से जितने तरह से खर्च किया, समेकित निधि से जो खर्च किया गया लेखा का जांच और लेखा परीक्षा करती है। दूसरा पॉइंट बोले कि आकस्मिक निधि से जब खर्च किया जाता है, विनियोग राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर किया जाता है, उस खर्च को भी ये लेखा परीक्षा जांच करती है। लेखा परीक्षा की जाती है। तीसरा है कि समेकित निधि में पैसा आया कहाँ कहाँ से, जितने प्रकार का लेखा उसमें हुआ, जैसे आपको राजस्व से प्राप्ति हुई, ऋण से प्राप्ति हुई, चालान से प्राप्ति हुई है, अनअर्थोपाय से प्राप्ति, तो उस स्थिति में लेखा जो हुआ उसकी जांच भली भांति सीएजी करता है। चौथा हुआ कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो तैयार होता है इसकी भी जांच बहुत ढंग से की जाती है, जिसमें कि कोई त्रुटि न रह जाए। अगर त्रुटि होती है तो फिर ऑडिट रिपोर्ट में आएगा। उसके बाद इसके साथ साथ स्टॉक और भंडार को भी बहुत ढंग से बारीकी से जांच करता है और लेखा परीक्षा इसका की जाती है। किस रेलवे के लिए किस वर्कशॉप में कितना भंडार रखा हुआ है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि क्या आइटम पड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण आइटम तो नहीं रखा हुआ है, जो पड़ा हुआ है 2 साल से टाइम इसका इतना ही था, इतना क्यों लाया गया, इसकी भी जांच वो भी कर सकता है। और अधिक लाया तो क्यों। तो भंडार और स्टॉक, एक दिन उसके पिछले सप्ताह में भी, पिछले क्लास में भी मैं बोला था, भंडार और स्टॉक में ध्यान रखिएगा। भंडार उस स्थिति में उसको कहते हैं जब मैन्युफैक्चर होकर के भंडार में रखाया जाता है, सभी एक जगह कलेक्ट होकर के सामान रखता है, उसको भंडार कहते हैं। स्टॉक उसको कहते हैं जो हमारे कार्यालय के वर्कशॉप में जो कार्य से संबंधित या कोई कार्यालय से संबंधित जो खर्च है, कि ऐसा नहीं कि हम कार्टेज लाने का 10 वो प्रिंटर है और उसके लिए 1000 कार्टेज ला के रख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको देखता कि कितना तक ये
सक्षमता इसका लिए मतलब बना हुआ रहता है उसका, तो उसको भी देखना है। तो स्टॉक और भंडार के रूप में उसको भी जांच सर करना है। भंडार की सीमा तो होती है ना सर? भंडार की सीमा होती है, तो उसका भी तो है ना, मैन्युफैक्चरिंग इतनी करना है तो हिसाब से, लेकिन वहां रखा जाता है और जहां जहां वहां स्टॉक करने की होती है तो फिर उसको स्टोर के द्वारा मंगवा करके उसका यूटिलाइज किया जाता है। तो इसका भी चेकिंग लेखा परीक्षा करती है। इसके साथ साथ आपका पूंजी वित्त लेखे का जांच भी, क्योंकि साल में वित्त लेखे में होता है कि पूरी वर्ष में वित्त लेखा सितंबर के माह में बनता है और उसको सभी लेखा बंद होने के बाद और सरकारी आवश्यकता अनुसार जो होता है उसी के अनुसार इसको लेखा किया जाता है, वित्त लेखा को, और एक संकलन करके इसको 6 कॉपी में तैयार करता है और इसको 15-20 तारीख नहीं, 20 सितंबर तक इसको भेज दी जाती है। अगर नहीं उससे भेज जाते हैं तो इसको फैक्स या किसी के द्वारा रेलवे बोर्ड भेज दी जाती है। इसी तरह पूंजी एवं राजस्व लेखे को भी उसी तरह इसकी भी 15 कॉपियां तैयार करके 15 तारीख को भेजी जाती है, टाइम से गया या नहीं इसकी भी लेखा परीक्षा। और इसमें विभिन्न प्रकार का एनेक्सर जिसको कहते हैं विवरणी भी जाता है, डीएफ, डीआरएफ, पेंशन निधि सब का उसमें इंक्लूड रहता है। इसकी जांच ये आप सीजी करती है। इसके साथ मूल अभिलेख को भी जांच करता है, जैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मूल रूप से सीएजी का कार्य एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेखा परीक्षा करना होता है। उसमें ये दिखाना पड़ता है या जांच करती है कि लेखों में दिखाया गया संवितरण का धन जिस उद्देश्य से निकाला गया क्या उसी उद्देश्य में लगाया गया या नहीं, इसको देखना ये सीएजी रिपोर्ट में शामिल होता है। दूसरा, जो खर्च किया गया है डिमांड वाइज RAR में रहता है, रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर में सब खर्च से संबंधित होता है। तो जो खर्च किया गया है क्या उस खर्च करने का प्राधिकारी सही है या खर्च उसी के अनुरूप हुआ, उसी पर जो इसको खर्च करने का प्राधिकार रखता है। तीसरा होता है कि सक्षम अधिकारी के द्वारा जो नियम कानून बनाया गया है रीएप्रोप्रिएशन के लिए, तो इसको क्या उस ढंग से किया गया है कि नहीं रीएप्रोप्रिएशन। ऐसा नहीं कि 31 मार्च के बाद रीएप्रोप्रिएशन कर दिया गया है किसी फंड के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए भंडार को या निधि को पड़ा हुआ था उसी किसी दूसरे में निधि में कर दिए और एक अनुदान से दूसरे अनुदान में दे दिए। इसको भी बारीकी से सीएजी देखता है। उसमें और है चार्ज से वोटर से चार्ज में ना हो जाए, कि चार्ज से वोचर में ना हो जाए, वेटर में ना हो जाए, वोटर में ना हो जाए। उसके बाद एक रेलवे बोर्ड का एक ही उसमें है रिपोर्शन करने का जो पावर है, जीएम का तो कोई पावर है नहीं, लेकिन इसका एक ही पावर है रेलवे बोर्ड का कि एक अनुदान के एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में हम डाल सकते हैं। तो इसकी चेक भी बारीकी से सीएजी के रिपोर्ट में एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पीएससी को सीएजी के थ्रू सीएजी को पीएससी को देने के लिए रिपोर्ट को पेश करती है। ये हो गया सीएजी का कार्य या दायित्व जो कहिए, ये दोनों। तो इस तरह से सीएजी का कार्य हो गया। अब विनियोग लेखा के बारे में आप लोग को बुक्स बजट वाले पढ़ाए होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे, इसलिए उसमें क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या उतना कहिए तो बता देंगे। प्रोफेशनल अकाउंट में कुछ है नहीं कि आपका मूल अनुदान और विनियोग की राशि को जो वास्तविक खर्च हुआ उससे तुलना की जाती है। तुलना सर बताइए ना थोड़ा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टाइम बचेगा तब एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हम बताएंगे, समझे ना। अभी कुछ ऑब्जेक्टिव पर ऑडिट से संबंधित क्वेश्चन करते हैं, समझे ना। और वो तो बुक्स वाले बहुत अच्छा से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताए होंगे हमको लगता है जहाँ तक, और टाइम बचेगा तो उसको हम रिवीजन के तौर पर हम शॉर्ट में बता देंगे, ठीक ना। तो अभी हम कुछ ऑब्जेक्टिव पर आते हैं।
ऑडिट से संबंधित क्वेश्चन। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। कहता है नेम द सुप्रीम स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। किसके द्वारा होता है? सीएजी के द्वारा, सीजीए के द्वारा, सीबीसी के द्वारा, कि नन ऑफ दीज। तो इसमें सबसे सुपर पावर कौन है भाई? तो आप लोग को पढ़ा चुके हैं ऑडिट में, सीएजी। ठीक है, सुनाई नहीं जा रहा क्या? सुनाई पड़ रहा है आप लोग को? सर ये सीएजी होता है, ये सीएजी होता है या सी एंड ए जी, कौन सा सही है? सी एंड ए जी, वही सीएजी हो गया, कंट्रोलिंग एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। समझे ना, एंड होता है बीच में, ठीक ना। महालेखा नियंत्रक एवं, बोल दिया हिंदी में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इंडिया का, ठीक है ना। तो ये सबसे सुप्रीम होता है विभाग का। दूसरा क्वेश्चन एगो आता है कि कभी कभी कि ऑडिट के द्वारा लिखा है व्हाट इज नोट विद इन थ्री फोल्ड पर्पस ऑफ रेलवे ऑडिट: अकाउंटेंसी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एप्रोप्रिएशन ऑडिट या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट। तो इसमें आ जाएगा इंटरनल ऑडिट। इसमें कहता नहीं है कौन सा, और ये जो तीन फोल्डर जो है आपका नहीं है और एक फोल्डर है। तो ये इंटरनल ऑडिट, ये सीएजी माने ऑडिट द्वारा नहीं किया जाता है, ये इंटरनल ऑडिट अकाउंट्स के द्वारा होता है। अब कहता है किसी भी जोन या जोनल ऑफिस पे ड्राफ्ट पारा का फर्निश करने के लिए, यानी उसका रिमार्क्स या रिप्लाई देने के लिए कितने दिनों का होता है? तो 8 सप्ताह है, 8 सप्ताह, 6 सप्ताह, 4 सप्ताह और 1 मंथ। हम बता चुके हैं जब एक रेल से संबंधित ड्राफ्ट पारा होगा, एक जोनल से संबंधित, एक जोन से संबंधित अगर ड्राफ्ट पारा उत्पन्न हुआ हो तो उसका रिप्लाई पीडीए को जीएम के अप्रूवल से मात्र 6 सप्ताह में हम देना है। अगर एक रेलवे से अधिक, एक जोन से अधिक जोन से संबंधित ड्राफ्ट पारा हो तो उस स्थिति में, और वो उसका अप्रूवल डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स रेलवे बोर्ड के द्वारा होता है, और वो रेलवे बोर्ड 8 सप्ताह के अंदर मांगता है। 8 सप्ताह के अंदर, वो 8 सप्ताह के अंदर उसको देना होता है। तो दिमाग में रखना, ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि क्वेश्चन एक है कि हम जो लेखा विभाग में ऑडिट के द्वारा, लेखा विभाग में ऑडिट के द्वारा जो चेक होता है, छोटी छोटी अनियमितताएं और त्रुटियां जो पाई जाती है, उस स्थिति में हम किस रूप में सूचित करते हैं? तो इसमें है स्पेशल लेटर के द्वारा करते हैं, कि ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट के द्वारा करते हैं, कि ऑडिट नोट के द्वारा करते हैं, या ड्राफ्ट पारा के अनुसार करते हैं। तो सभी लोग मारिएगा ऑडिट नोट। यानी लेखा विभाग में जो ऑडिट चेक करता है और छोटी मोटी त्रुटियां पाई जाती है, अनियमितता, उसके लिए लेखा परीक्षा विभाग ऑडिट नोट तैयार कर और लेखा विभाग को सौंपता है और उसका जवाब देना होता है। उसके बाद एक चीज और है, ड्राफ्ट पारा में कभी कभी कह देगा डिफाइन द ड्राफ्ट पारा एंड ट्रेस द वेरियस स्टेप। उसमें आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि सबसे पहले ड्राफ्ट पारा तैयार होता है, उसके बाद प्रोविजनल पारा तैयार होता है, जो कि या तो पीडीए या डिप्टी सीओजी के अप्रूवल से प्रोविजनल पारा तैयार होता है। फिर उसके आधार पर सीएजी रिपोर्ट तैयार होता है,
और उसके बाद जब संसद में पेश होता है तो पीएससी क्या करता है, एक नोट बनाता है, इस पर डिस्कस करने के बाद उस पर एक तैयार करने को कहता है 6 महीना के अंतर्गत। ये भी है क्वेश्चन कि 6 महीना के विदिन 6 मंथ के अंतर्गत इसको देना होता है जवाब के लिए पड़ता था। उस नोट को हम एक्शन टेकन नोट बोलते हैं। तो ये स्टेप है ये इसका डॉट पारा का। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको सुसज्जित करने के लिए आएगा कि प्रोविजनल पारा, ड्राफ्ट पारा, एटीएम, ऑडिट पारा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कहेंगे ड्राफ्ट पारा होगा पहला, दूसरा प्रोविजनल पारा, तीसरा ऑडिट पारा जिसको सीएजी रिपोर्ट कहते हैं, और अंतिम में एटीएम, एक्शन टेकन नोट। इस तरह से सुसज्जित किया जाएगा। और अकाउंट्स में जो भी चेकिंग होती है, अर्थात टीम एक जाती है अकाउंट्स के तरफ से एग्जीक्यूटिव कार्यालय में, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वहां टीम बना के जो चेकिंग होता है वो इंटरनल चेक कहलाता है, ऑडिट चेक नहीं होता है, इसको कहते हैं इंटरनल चेक। ये भी क्वेश्चन है। तो इंटरनल चेक तो अकाउंट्स करता है ना सर? हाँ, तो अकाउंट्स बारे में बताए। जब अकाउंट्स के टीम, अकाउंट्स में इंस्पेक्शन, इसके पहले भी सुरेंद्र सर पढ़ाए होंगे इंस्पेक्शन के बारे में, तो सुरेंद्र सर बताए होंगे आपको कि इंस्पेक्शन सेक्शन में भी इसका एक प्रोग्राम होता है ऑडिट विभाग के साथ और दोनों अपना प्रोग्राम, ये अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट पीएफए अप्रूवल के बाद सभी डिवीजन और हेडक्वार्टर ये एक प्रोग्राम के तहत प्रत्येक स्टेशन या एग्जीक्यूटिव कार्यालय जाकर के चेक करते हैं। इसको इंटरनल चेक बोला जाता है। और जो ऑडिट वाले करते हैं सीएजी के थ्रू जो होता है अर्थात पीडीए के द्वारा, तो ऑडिट उसको कहते हैं, ऑडिट। समझ गए? आप कोई बताइए, कोई क्वेश्चन कुछ अपना मन में पहले से है तो कुछ आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा सर, ये कैसे डिफाइन करते हैं कि छोटा मोटा गलती है बड़ा गलती है? क्या? हाँ बोलिए। ये कैसे डिफाइन किया जाता है कि ये छोटी मोटी अनियमितता है, ये बड़ी अनियमितता है? जैसे अनियमितता, आप एक, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। हम कहते हैं आप एक छोटी मोटी आप जो क्या कहता है अटेंडेंस रजिस्टर उठा लीजिए, या कोई इम्प्रेस्ड से संबंधित उठा लीजिए, या अपना कोई क्या कहता है हम लोग का जो कटता है प्रोफेशनल टैक्स, ये सब है छोटी मोटी के अंतर्गत रहता है। और जो बड़ी अमाउंट से संबंधित हो, जैसे एक अभी आया हुआ स्पेशल लेटर मोतिहारी से यहाँ सीतामढ़ी के 20 लाइन था, वो करोड़ों की बात होती है। उसमें जो करोड़ों से संबंधित अगर उत्पन्न हो गया उसका त्रुटि या अनियमितता है, 19 करोड़ 19.5 करोड़ का दिया है इसमें त्रुटि का, हाल फिलहाल में आया, 4 सप्ताह के अंदर देना होता है उसका जवाब। अगर नहीं होता है तो ये फिर बाद में जाकर के ड्राफ्ट पारा में परिणत कर देता है, और ड्राफ्ट पारा अगर सोल्व नहीं हुआ तो फिर रेलवे बोर्ड से जाकर के ऑडिट रिपोर्ट में, वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हो जाता है। तो जो बड़ी अमाउंट से संबंधित होता है तो ये आपको ये बड़ी अनियमितता हुआ, छोटी अनियमितता हो गया, माने करोड़ों से बात। तो उसका एक पैरामीटर होगा ना कि सर इतना से 1000, 2000, 5000 समझते हैं बहुत बड़ी गलती है, हमारे नजर में वो काफी गलती है। अब गलती है एक साधारण गलती जो लोग कर देते हैं, उसको आप उसमें लीजिएगा, पार्ट 1 में थोड़े लीजिएगा। जो बहुत माने आप जानबूझ करके या गलती से हो गया, अब क्लासिफिकेशन मिसक्लासिफिकेशन हुआ, तो ये बड़ी गलती के अंतर्गत नहीं आया। आप इस हेड में डालना था, इस हेड में चला गया, तो बड़ी गलती थोड़े है। इसका भी एनेक्सर जाता है प्रोफेशनल अकाउंट में। तो ये छोटी मोटी गलतियां जो पकड़ती है तो उसको हम ये पार्ट 1 पार्ट 2 में डाल देते हैं। और बताइए, पूछिए। आप लोग पूरी तैयारी अब
चरम सीमा पर होगी आप लोगों की तैयारी। इसलिए आप लोग बहुत पढ़ लिखे। अब 7 तारीख से परीक्षा, 7 से है ना, 7 नहीं 8 9 10 होगा। एग्जाम की तैयारी पूरी तरह से कीजिए और ज़्यादा परीक्षा होगा सर? परीक्षा परीक्षा होगा निश्चित रूप से होगी एग्जाम। और इसमें सर? ट्रेनिंग हो रहा है, इलेक्शन का ट्रेनिंग हो ट्रेनिंग रहा होता है, है। जैसे 10 तारीख को 10 से रहना चाहिए, 8 9 10 के नहीं। हाँ 8 9 10 जब ट्रेनिंग नहीं है तो उसका तो ट्रेनिंग नहीं एग्जाम है। तो अगर उस तरह के कुछ हुआ गया कि नहीं 10 का 50% तो जे का आ गया ट्रेनिंग का, और तब उस स्थिति में हो सकता है आगे डेट एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसे तो उम्मीद है कि पूरी तैयारी हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन। आप ही सर कुछ बताइए क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है? ऑब्जेक्टिव में तो हम अपने तरफ से खास करके ऑडिट से संबंधित क्वेश्चन हम बता ही दिए हैं। और ये दिमाग में रखना है कि ऑडिट नोट एवं एक्शन टेकन नोट जो है 6 महीने के अंदर होता है, 6 महीने याद रखेगा। और PSF जिसको पता है प्राथमिक तथ्यात्मक विवरण, वो प्राथमिक तथ्यात्मक विवरण के बारे में जो बताया, प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, वो भी 6 सप्ताह में होता है। 4 सप्ताह स्पेशल लेटर के लिए रखा गया है। अगर एक जो हेलो हाँ कुछ आवाज नहीं हेलो, आ रही, परीक्षा होगा। आवाज नहीं आ रही, बोलिए। एग्जाम में ड्यूटी तो जनरल ऑफिस से ही शुरू पर रहेगा। हाँ हाँ सभी एसओ लोग के पड़ा हुआ है, 8 वो एसओ हैं। आप लोग यहाँ से जाएंगे इन्विजिलेटर के रूप में। अरे प्राथमिक तथ्यात्मक विवरण कितने सप्ताह में बताया? हाँ उसका प्रिलिमिनरी होता है, प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, यानी कहने का मतलब प्रिलिमिनरी होता है कि पहले जांच करता है, और उस स्थिति में उस स्कूटी या जिस कार्यालय में वो जांच किया, लेखा परीक्षा किया और उसका सोल्व नहीं हो पाया, तो उसी को प्राथमिक तथ्यात्मक विवरणी बोला जाता है, स्टेटमेंट तैयार करता है। और अगर उसका नहीं हुआ सोल्व तो उसके आधार पर वो अपना ड्राफ्ट पारा के रूप में एक पारा तैयार करता है, वो ड्राफ्ट पारा के रूप में कहलाता है। कितने हफ्ते में जवाब देना होता है इसका प्राथमिक तथ्यात्मक विवरण का? इसका 6 सप्ताह। और एक बताए एक्शन टेकन नोट क्या है? एक्शन टेकन नोट 6 महीने के अंतर्गत पीएससी रिकमेंड करता है, वो तैयार करने कहता है 6 महीने के अंदर एक्शन टेकन नोट, माने मेन रूप से इसमें क्या क्या निहित है इसके बारे में पॉइंट वाइज इसका रिमार्क्स दीजिए। तो 6 महीने में वो जो तैयार करता है रिपोर्ट, उसको एक्शन टेकन नोट कहा जाता है। तो ये किसको देना होता है एक्शन टेकन नोट? पीएससी को? ये पीएससी ही देता है ना, पीएससी ही कहता है ऑडिट वाले फिर यहाँ रेफर करता है, उसी के उसका हम लोग रिमार्क्स फिर साथ ही देते हैं कार्यालय से लेकर। तो 6 माह के अंदर मतलब पीएससी को देना होता है जवाब, है ना? हाँ पीएससी 6 महीना टाइम देता है। पीएससी आपको जवाब इसके अंदर आप इसका रिमार्क्स भेजिए और उसका नाम वो एक्शन टेकन नोट के रूप में जाना जाता है। जब संसद में पेश हो जाता है वो एक्शन टेकन नोट के रूप में जाना जाता है। ऐसे ऑडिट रिपोर्ट कहलाता है। जो इस पर बहस होती है, डिस्कस होता है, विचार विमर्श की जाती है कि भविष्य में ऐसी गलती न हो और उसको सही करने के लिए क्या कदम उठाया है रेलवे जिस जोन से संबंधित हो, तो इस सब का एक फिर तैयार करता है नोट, और उसी नोट को उस एक्शन टेकन नोट कहते हैं। और आप लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हम बताए थे उस समय, जैसे बुक्स बजट वाले आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए घबराना नहीं है, आसानी से आप लोग पास सर आप करेंगे। बताइए ना थोड़ा, सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट के विषय में आप बताइए। अच्छा तब तो टाइम कितना हुआ अभी देखें।
अभी तो है 15 मिनट। हाँ बताते हैं, देखिए। अभी 15 मिनट है संसद। हाँ सुनिए, तक ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? जितने तरह का खर्चा हुआ रेलवे में डिमांड वाइज मांग होती है। अब खर्चा के लिए हम मांग करते हैं संसद से। अब पैसा आता कहाँ से, कौन निधि से? समेकित निधि से। तो इसका परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे, संसद में स्वीकृत अनुदान एवं राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर किए गए वास्तविक खर्च से तुलना करते हुए, जो खर्च हुआ तुलना करते हुए पीएससी को पीएससी को प्रस्तुत करने के लिए जो विवरण तैयार होता है वही आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहलाता है। तो इसके साथ लेखा परीक्षा करता सीएजी इस पर पूरी तरह से जांच करता है, और इसके साथ पीएससी के लिए ये सहयोग करता है सीएजी। तो वही सहयोग क्या करता है कि आपको पीएससी के लिए, मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए सीएजी 3 चीज पर फोकस करता है मेन। एक बताए पहला कि लेखा में सभी संवितरित माने व्यय या खर्च जो जिस उद्देश्य के लिए लाया गया है क्या उसी पर खर्च हुआ है, इसको देखता है। दूसरा होता है जो खर्च किया गया है वो प्राधिकार के अनुरूप हुआ कि नहीं। तीसरा होता है कि रीएप्रोप्रिएशन जितना भी किया गया सक्षम अधिकारी के द्वारा बनाए गए नियमों अनुसार हुआ है कि नहीं। यही 3 चीज का मेन रूप से वो क्या करता है, चेक करके पीएससी को प्रस्तुत करता है, और इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रहता है। उसके आधार पर फिर क्या करता है, इसके साथ रिपोर्ट जाती है, इसको F403 पर बनाया जाता है, फॉर्म 403 पर। इसमें क्या होता है कि मूल अनुदान विनियोग की राशि को वास्तविक खर्च अंतिम अनुदान विनियोग के साथ मिलान करते हैं, और अंतिम अनुदान को विनियोग को वास्तविक खर्च के साथ वार्षिक खर्च के साथ तुलना करते हैं। अगर इसमें 5% राजस्व के मामले में 5% या 50 लाख से अंदर हो या 50 लाख तक हो, और विनियोग के मामले में पूंजी से संबंधित अगर 10% या 1 करोड़ से ऊपर हो, तो उस स्थिति में इसका विवरण स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर उससे अधिक खर्च हुआ, किसी कार्य में अधिक खर्च हो गया, तो अधिक खर्च होता है तो उसका भी रिपोर्ट क्या उससे स्वीकृति ली गई थी कि नहीं, क्या अनियमितताएं में चला गया खर्च, तो उसके बारे में भी वो रिपोर्ट करती है, देखती है। और उसके बाद क्या होता है, इसके साथ विभिन्न तरह का एनेक्चर भी जाता है। तो जैसे आपका ब्लॉक अकाउंट भी जाता है, तुलन पत्र जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाता है, डीएफ, डीआरएफ और पेंशन निधि या ये सब का भी रिपोर्ट जाता है। जो खर्चा हुआ इसका भी देता है। उसके साथ एनेक्चर होता है ABCD। तो एनेक्चर ए में जाता है जैसे अंडर चार्ज, जो त्रुटि अंडर चार्ज के रूप में क्या कौन पकड़ता है भाई, ऑडिट के द्वारा पकड़ा जाता है, तो उसको उस प्रभार को पकड़ता है। उसके बाद चार्ज कर जो खर्च किया गया, जो चार्ज किया वसूली, उसका भी उसमें उसको दिखाया जाता है। वो उसका अंडर चार्ज को ऑब्जेक्शन से संबंधित होता है, उसको जो ऑब्जेक्शन पकड़ता है ऑडिट वाला, उसको भी इस रिपोर्ट में दिखाया जाता है। उसका जो डिस्काउंट छूट के रूप में जो कुछ चीज पर छूट होता है, दावा में छूट जिसे दिया, तो उसका भी स्टेटमेंट इसमें लगाया जाता है। उसके बाद होता है कि ओपन लाइन और स्ट्रेटेजिक लाइन, दोनों के में जो खर्च आता है उसका विवरणी तैयार करके इसमें लगाया जाता है। फिर इसके करेंट अकाउंट जो जाता है, करेंट अकाउंट और ईयरली जो करेंट अकाउंट बनता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जाता है, इसका वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके इसमें लेक्चर के रूप में लगाते हैं। फिर लॉस से संबंधित, हानियों से संबंधित जो होता है विवरण, इसका भी इसमें एक विवरणी तैयार करके इसमें लगाता है। फिर इरेगुलरिटी रहता है, माने रीएप्रोप्रिएशन में इरेगुलरिटी हो गया, माने अनियमितता हो गया, तो उसका रिपोर्ट भी इसमें संलग्न किया जाता है।
साथ साथ इसके साथ अदर बहुत तरह का हो गया, जैसे आपको हो गया अदर से संबंधित लॉस हो ही गया, तो यही सब होता है। तो इसके साथ विवरणी होता है और सभी विवरणियां संलग्न कर रेलवे बोर्ड को भेज दी जाती है। इसको इस पर परीक्षा स्ट्रेटेजिक लाइन क्या है सर? स्ट्रेटेजिक लाइन स्ट्रेटेजिक लाइन जो जैसे वो वाणिज्यिक लाइन होता है, जो हम लोग कमर्शियल से संबंधित, जो अर्निंग से संबंधित अधिक देता हो। स्ट्रेटेजिक लाइन हुआ पहाड़ों या उधर जो लाइन बनाता है जम्मू कश्मीर तरफ, जिसका रेट वो उस तरह का नहीं रहता, जितना लागत लगती है उससे कम ही लागत करके उसका रेट तय की जाती है, तो स्ट्रेटेजिक लाइन होता है। तो उसमें कितना खर्च हुआ, खर्च अधिक होता है, लाभ बहुत कम होता है, तो वो स्ट्रेटेजिक लाइन हुआ। तो और कुछ अगर पूछना है तो कहिए, नहीं तो बाकी सब आप लोग पढ़िए। थोड़ा सा 1-2 दिन टाइम मिला है, कुछ पूछिए आप लोग भाई ऑडिट से संबंधित। आप लोग को जहाँ कोई कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। विनियोग लेखा कौन लेखा योग बनाता है सर? विनियोग लेखा, हाँ तो लेखा करेगा नहीं बनाता है ना, तो इतना पढ़ गए हम लोग। बजट सेक्शन में तैयार होगा प्रोफेशनल अकाउंट, विनियोग लेखा जिसको कहते हैं। तब आप क्वेश्चन कुछ पूछना है भाई ऑडिट से संबंधित, हम ऑब्जेक्टिव टाइप का भी पूछ दिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको इसमें अभी सर हेलो सर, अभी अगर क्वेश्चन आएगा कितनी वित्तीय समीक्षा की जाती है, तो क्या अगस्त समीक्षा को जोड़ेंगे या नहीं? अब उसको नहीं जोड़ना है, अगर समीक्षा समाप्त समाप्त, तब 3 ही वित्तीय समीक्षा होगी। एक मिनट, अगर कहेगा कि अब क्या बोलेगा कि भाई रेलवे को बजट पे से अलग होता है कि नहीं, पहले जानते थे पढ़ते थे, तो क्या उसको कहिएगा? अब तो जनरल में हो गया, तो उससे जो करेंट है उसको अप टू डेट रखना है। ऑडिट से संबंधित आर तो क्वेश्चन नहीं रेज होता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि ड्राफ्ट पारा, ये ध्यान जरूर रखिएगा कि ड्राफ्ट पारा के बाद प्रोविजनल पारा बनता है, उसके बाद ऑडिट पारा या जिसको सीएजी रिपोर्ट कहते हैं, और उसके बाद एक्शन टेकन नोट तैयार होता है। तो ये सीरियली है, ये आपको सीरियल बनाने के लिए आ सकता है, ध्यान रखने के लिए। और ये 3 चीज ध्यान में रखना है कि 3 तरह से सूचित करता है ऑडिट वाले, एक स्पेशल लेटर या स्पेशल रिपोर्ट के द्वारा, एक ऑडिट नोट के द्वारा, और तीसरा AIR के द्वारा, ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट के द्वारा। यही सब है। बाकी सप्ताह याद रखना है, कितने सप्ताह में क्या लेना है, किसके अप्रूवल से क्या चीज जाता है, कहाँ जाता है, यही याद रखना है, किस प्रकार क्लोज होता है। ठीक है, तब और कुछ पूछिए, अभी तो टाइम है 2-4 मिनट। दो पैकेट प्रणाली आप लोग एक्सपेंडिचर में पढ़े कि नहीं? आप लोग पढ़ा गया कि नहीं पता है? डबल पैकेट निविदा ना सर, टेंडर। हाँ सर। हाँ तो पढ़े हैं, तो ठीक है। क्या होता है कुछ बताइएगा इसके बारे में, 1-2 लाइन। ये पहला पैकेट में टेक्निकल रहता है और दूसरा पैकेट में फाइनेंशियल करके रहता है सर। अच्छा, मैंने पहले टेक्निकल रूप से अगर वो मन के वैलिड रहता है, तब जाकर के फाइनेंशियल वाला लिफाफा खोला जाता है। यही तो इतना जानते हैं सर। हाँ, 10 करोड़ इसमें ज्यादातर विवादित हो जाता है, ग्लोबल इसके और ज्यादा विवादित हो जाता है हमेशा, इसलिए कि टेक्निकल वाला जो होता है ना, टेक्निकल खुलने के बाद सभी ठेकेदार सामने होता है। उस स्थिति में क्या होता है कि आपस में झड़ने लगते हैं, तो दिक्कत हो जाता है इसको, ये बहुत दिक्कत। अच्छा, आप लोग ये कोई इम्पोर्टेंट बहुत बढ़िया बताने जा रहे हैं, दिमाग में रखिएगा, आता है खूब परीक्षा में, कि कंप्लीशन रिपोर्ट कंप्लीशन एस्टीमेट, ये दिमाग में आएगा। आप लोग डिफरेंट पढ़ लीजिएगा, डिफरेंट
इसमें मटेरियल मॉडिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसे बहुत सा है, आप लोगों को पढ़ाया जा चुका हुआ, हम अपने मन से बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे। चलिए ऑडिट से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए अब 1-2 मिनट के लिए, बाकी फिर कभी भेंट होगी तो दिक्कत होगी कुछ कोई सब्जेक्ट में, ऑडिट में आइएगा तो जहाँ चर्चाएं उस पर होगी। हाँ, क्वेश्चन है तो पूछिए। कोई क्वेश्चन नहीं? कैसा पढ़ा है ध्यान पता नहीं। हाँ, वो फीडबैक फॉर्म तो आप लोग भरते ही हैं। इसमें हमारे रेस्पेक्टेड ट्रेनर्स का भी रहता है और प्लस आईटी टीम का भी रहता है, तो फीडबैक फॉर्म जरूर से भर दीजिए। और नेक्स्ट सेशन के बारे में इम्पोर्टेंट सूचना है। आदित्य सर नेक्स्ट सेशन में किसी भी समय एड्रेस करेंगे आप लोगों को। तो आदित्य सर सीनियर AFAG जो है, तो आप लोग सारे प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि कोई भी ज्वाइन करता है तो उन्हें दिख जाता है कितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं सेशन में। तो वैसे भी आप लोगों के लिए वो उनका एड्रेस सुनना अच्छा रहेगा, काफी मोटिवेटिंग होगा और जरूर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे। तो अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि 3rd सेशन जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। वो लास्ट सेशन होगा तो कंक्लूडिंग रिमार्क उनका भी होगा। तो ये सेशन तो हम लोग अभी यहीं समाप्त करते हैं। कोई क्वेश्चन तो है नहीं? सर का नाम जरा बता दीजिए सर, फीडबैक देने के लिए। मेरा नाम संजय कुमार है। और मॉर्निंग में सर उनका जरा बता दीजिए। मॉर्निंग सेशन सुरेंद्र प्रसाद जी लिए थे। ठीक हो, ठीक है, तब धन्यवाद। आप लोग के शुभकामनाएं साथ हो मेरा। थैंक यू सर। होता है।